तो डियर स्टूडेंट्स, गणित के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका है बैंकिंग एवं कराधान यानी बैंकिंग एंड टैक्सेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यह चैप्टर आपका इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे स्तर के एग्जाम से लेकर के बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में इस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं। तो और दूसरी चीज़ कि बच्चों का इस चैप्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं इस चैप्टर को इस प्रकार से आपकी भाषा में बिल्कुल सहज और सरल भाषा में पढ़ाऊंगा, जिससे आपके संपूर्ण डाउट एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो जो आपका चैप्टर है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, यह दो पार्टों में बटा हुआ है। पहले पार्ट यानी प्रश्नावली 1 में हम पढ़ेंगे किसको, बैंकिंग को, और प्रश्नावली 2 यानी कि दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे किसको, कराधान को। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं किसको, बैंकिंग को। तो बैंकिंग किससे संबंध है, बैंक से। किससे संबंध है, बैंक से। और आप भली प्रकार से जानते हैं कि बैंक में क्या होता है। तो बैंक में हम अपने खुद के पैसे को खुद के अकाउंट में ले जाकर के क्या करते हैं, जमा करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ता है उसे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यानी कि यह किससे संबंधित है, हमारे जमा किए गए पैसे एवं बैंक के खाते से संबंधित है। अब देखिए, बैंक में किसी भी प्रकार का जो भी लेन देन होता है, अगर आपका बैंक में किसी भी प्रकार का खाता नहीं है तो आपका बैंक से कोई संबंध नहीं है, आपको बैंक नहीं पहचानता है। लेकिन अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, तो बैंक से आप संबंधित हैं, बैंक आपको भली भांति जानता और पहचानता है। तो बैंकिंग की जब भी बात आएगी हम किसकी बात करेंगे, खाते की यानी कि अकाउंट की। अकाउंट तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके 3 अकाउंट हैं। आइए बारी बारी से मैं उन तीनों अकाउंटों को आपको समझाता हूं। देखिए, बैंक में पैसा रखने के 3 तरीके मुख्यतः होते हैं। जैसा कि अगर हम पहले तरीके की बात करें तो हमारे पास जितना पैसा हुआ, जब हुआ, हमने क्या किया, ले जाकर के बैंक में डाला। कहां, अपने ही अकाउंट में उस पैसे को डाला, और हमें जब आवश्यकता पड़ी हमने उसको क्या किया, निकाल लिया। अब दूसरे प्रकार का क्या होता है कि एक फिक्स होता है, ऐसा होता है कि जिसमें एक निर्धारित समय होता है, एक निर्धारित समय में एवं एक निर्धारित समय के लिए। यानी कि जैसे अगर एक सपोज के लिए एक एग्जांपल की बात करें तो एक खाता ऐसा होता है जैसे एक फिक्स होता है समय उसमें कि हमें हर महीने में इतना उसमें जमा करना है, किस्त इतना डालना है, और वह एक निश्चित समय के लिए होता है। यानी कि वह उसका समय भी निश्चित होता है कि हमें इतने महीने तक, इतने सालों तक इतना पैसा हर महीने क्या करना है, डालना है, या हर तिमाही डालना है, या हर छमाही क्या करना है, उसमें डालना है। यानी इस प्रकार से फिक्स होता है। और तीसरा प्रकार जो है उसमें ऐसा होता है कि हम अपने पैसे को, हमने धन को इकट्ठा किया, पैसे को इकट्ठा किया, और इकट्ठा ही ले जाकर के बैंक में एक अकाउंट खुलवाया और उसमें रख दिया, और उसमें समय सीमा उसकी भी निर्धारित होती है। अब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि 50,000 हमारे पास है, हमने गया बैंक में और अकाउंट खुलवाया, और उस 50,000 को हमने इकट्ठा ले जाकर के बैंक में रख दिया, यानी कि उसको हमने फिक्स कर दिया। मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि 36 महीने के लिए उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। 36 महीने के लिए उसको ले जाकर के 50,000 को इकट्ठा रख दिया। तो देखिए, जिसमें हम अपने स्वेच्छा से जमा करते हैं, और अपने स्वेच्छा से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। और ऐसा खाता जिसमें हम मंथली जमा करते हैं, या तिमाही जमा करते हैं, या छमाही, यानी कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं, उसे हम कहते हैं आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और तीसरा जो है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट यानी सावधि जमा खाता। तो इस खाते में हम क्या करते हैं, हम अपने इकट्ठे किए गए धन को इकट्ठा ही ले जाकर के बैंक में एक निश्चित समय के लिए रख देते हैं। उस खाते को हम क्या कहते हैं, सावधि जमा खाता। अब देखिए, बैंक करता क्या है, तो बैंक उस पैसे से
पैसे को अपने काम में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, अपने कार्यों में यानी दूसरे कार्यों में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, और उन कार्यों से मुनाफा कमा करके आपके उस पैसे के ब्याज के रूप में आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, जो आपका बचत जमा खाता है उसमें क्या है कि आपने स्वेच्छा से डाला है और आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसको बैंक से क्या करेंगे, मांग लेंगे, यानी आप जब मांगेंगे बैंक को देना पड़ेगा। तो जो बचत खाते में आपने पैसा जमा किया है उसका उपयोग बैंक अपने काम में नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कब आपको जरूरत पड़ जाएगी और कब आप बैंक से मांगने लगेंगे तो बैंक कहां से देगा। तो यानी कि उस पैसे का उपयोग बैंक नहीं करता है, इसलिए इस पर ब्याज बहुत कम यानी थोड़ी सी मात्रा में ब्याज देता है। अब देखिए, इसका क्या है कि आवर्ती जमा खाता, इसमें आप धीरे धीरे मंथली या तिमाही या छमाही या सालाना इस प्रकार से जमा कर रहे हैं, यानी कि पैसा बैंक के पास धीरे धीरे जाता है। और हाँ, इसमें समय आपका फिक्स रहता है कि हाँ, ये 10 साल के लिए है, ये 15 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए है। तो उस समय जो फिक्स रहता है उस समय के अंतर्गत बैंक आपके उस पैसे को अपने कार्य में इन्वेस्ट कर सकता है। इसलिए इस खाते में जो जमा किया जाता है इस पर बैंक ब्याज देता है, लेकिन इससे ज़्यादा देता है, और लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम ही ब्याज होता है, ज़्यादा ब्याज इस पर नहीं देता। अब देखिए, जो सावधि जमा खाता है इसको तो आपने इकट्ठा ले जाकर के जमा कर दिया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी हुआ आपने इकट्ठा ले जाकर के वहां पे क्या कर दिया, जमा कर दिया। और उसमें भी समय फिक्स होता है कि हाँ, आपने 5 साल के लिए उस वहां पे फिक्स किया है। तो आपके उस पैसे को बैंक क्या करता है, वे खौफ से उसका इस्तेमाल कर लेता है, अपने कार्यों में इन्वेस्ट कर लेता है। और जब फिर आपकी समय अवधि पूरी हो जाती है तो अपने जिन कार्यों में इन्वेस्ट किया है उससे जो भी मुनाफा हुआ है उसका आपको ब्याज के रूप में प्रोवाइड करता है। तो इसका ब्याज जो है सबसे अधिक होता है, जो सावधि जमा खाता है उसका ब्याज सबसे अधिक होता है। तो देखिए, इसमें जो आपका बचत खाता है उसमें तो ब्याज होता नहीं है, तो इसकी बात करेंगे नहीं, इससे प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि इस पे ना तो कोई इन्वेस्ट करता है और ना ही कोई इसका ब्याज की गणना करता है। तो यहाँ पे बचत जमा खाता की बात हम नहीं करेंगे। तो जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वे आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता में होगा। तो इस आवर्ती जमा खाता में नॉर्मल ब्याज लगता है, यानी कि साधारण ब्याज लगता है। इसमें कौन सा ब्याज लगता है, साधारण ब्याज लगता है। और हम जानते हैं कि जब कभी भी साधारण ब्याज लगेगा तो साधारण ब्याज का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और अपॉन में कितना होता है, 100। लेकिन एक यहाँ पे समस्या आती है कि यहाँ पे जो साधारण ब्याज में समय होता है वह किस में होता है, ईयरली होता है। लेकिन यहाँ पे जो पैसा जमा किया जाता है मंथली भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है। तो सबसे पहले दिए गए समय को हम किस में परिवर्तित करेंगे, मंथ में परिवर्तित करेंगे। तो साधारण ब्याज को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, आई से, और मूलधन को प्रदर्शित करते हैं पी से, इंटू दर को करते हैं स्मॉल आर से, और बटे में कितना है, 100। अब इसको देखिए, समय को हम महीने में कन्वर्ट जब करेंगे तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 1 बटे क्या कर देंगे, 12। अब देखिए, सपोज कीजिए कि आपने 11 महीने के लिए आपने बोला बैंक में ऐसा खाता खुलवाया कि 11 महीने तक आप 1,000 रुपए जमा करेंगे। तो सबसे पहला जो ब्याज आपका होगा वह 1 महीने का होगा, फिर 2 महीने के राशि पर होगा, फिर 3 महीने के, फिर 4 महीने के, फिर 5 महीने के, ऐसे कर करके तब बढ़ेगा, आपका 11 तक जाएगा। यानी कि इस प्रकार से पहले 1 महीने में जो जमा किए रहेंगे उस पर ब्याज मिलेगा, फिर दूसरे महीने में जो जमा किए रहेंगे उस पर भी मिलेगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, इस प्रकार से आपका ब्याज बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह एक समांतर श्रेणी, यहाँ पे कौन सी श्रेणी बन जा रही है, समांतर श्रेणी, जिसका कितना है, सर्वांतर 1 है। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसका सर्वांतर 1 होता है उसके योगफल का जो सूत्र होता है वह होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। देखिए, समांतर श्रेणी आपके पिछले पाठों में पढ़ाई जा चुकी है, तो यहाँ पे इसको समझाने की जरूरत हमें है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपने समांतर श्रेणी पढ़कर ही यहाँ आए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए बारी बारी से यहाँ पे क्या क्या है, P क्या है, आपका मूलधन है, R क्या है, दर है, जो N है आपके समय, यानी कि किसमें है, महीनों में। तो N जो है, N यहाँ पे महीनों की संख्या है, N जो है महीनों की संख्या,
n बराबर क्या है, महीनों की संख्या, और r क्या है, दर है, r आपका दर है और p आपका क्या है, मूलधन है। ऐसे तो समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उस समय को जब हम महीनों में परिवर्तित करते हैं तो n में परिवर्तित करते हैं। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि जब कभी भी आवर्ती जमा खाता की बात की जाएगी तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अब अगले क्रम में जो आपका सावधि जमा खाता होता है, सावधि जमा खाता पर हमेशा क्या लगता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। कौन सा ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम जानते हैं कि a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर कितना होता है, n। जहां पे आपका a क्या है, a आपका है मिश्र धन, अभी बताएंगे कि मिश्र धन क्या होता है। p आपका क्या है, हम जानते हैं p आपका होता है मूलधन, p क्या है, मूलधन है। जहां पे r क्या है, r आपका ब्याज की दर है, क्या है, ब्याज की दर है। और n क्या है, n क्या है, महीनों की संख्या, यानी कि समय महीनों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आई बात एक मिश्र धन। तो आपका मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन, देखिए जो हमने पैसा जमा किया बैंक में, हमने जो पैसा जमा किया तो मेरा पैसा और बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज, अगर दोनों को हम मिला दें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को जोड़ दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो देखिए जो हमने पैसा जमा किया यानी कि जो हमारा पैसा है उसे हम कहते हैं मूलधन, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन। और मूलधन में क्या जोड़ना है, बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज। अब मिश्र धन को हम प्रदर्शित करते हैं a से, और मूलधन यानी कि हम अपने पैसे को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से, और ब्याज आपका किससे प्रदर्शित करते हैं, r से। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। तो इस प्रकार से जब कभी भी हमारे आवर्ती जमा खाता की बात की जाएगी तो हम कौन से सूत्र को काम में लेंगे, जब कभी भी आवर्ती जमा खाता की बात की जाएगी तो हम जो सूत्र काम में लेंगे उसे लेंगे I बराबर P इंटू R बटे 100 और इंटू में 1/12 N इंटू N प्लस 1 और बटे में कितना 2 बटे में कितना 2। इस सूत्र को हम काम में लेंगे जब आवर्ती जमा खाता की बात की जाएगी तब, और जब सावधि जमा खाता की बात की जाएगी तो हम इस सूत्र को काम में लेंगे। अब आइए बारी बारी से एक दो सवालों का इस पे हम क्या कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, जिससे आपका एक एक डाउट, एक एक कंसेप्ट तो आपके क्लियर होता है। प्रश्नावली 1 का जो पहला सवाल है, कहता है कि करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह, यानी कि इसका मूलधन P बराबर कितना दिया है, 150 रुपए। P बराबर कितना दिया है, 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक। अब 2 वर्ष यानी कि समय T बराबर कितना दिया है, या समय T बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष, जिसे अगर हम n में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष में कितना होता है, 12 महीने, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 24 महीने। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका 24 महीने। अब देखिए 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में क्या करता है, निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, यानी कि ब्याज की दर R बराबर कितना दिया है, 5% वार्षिक हो, तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद बैंक द्वारा भुगतान की गई धनराशि, यानी मूलधन और ब्याज के सहित उसको बैंक कितना वापस करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ये आवर्ती जमा खाता की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाता का जो सूत्र होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का, वह क्या होता है, मूलधन P इंटू R बटे 100 और इंटू में आपका होता है 1/12 इंटू में 1/12 N इंटू N प्लस 1/2। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये आपके आवर्ती जमा खाता का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आइए सबका मान रख देते हैं। I का मान हमें निकालना है अभी फिलहाल। P का मान कितना दिया है, 150, तो P के जगह पे हमने कितना रख दिया, 150। इंटू का चिन्ह है, R का मान कितना दिया है, 5, तो R का मान 5 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। अब इंटू में ये कितना है,
1/12 और साथ में n का मान कितना दिया है 24, तो ये आपका हो जाएगा 24 × 24 + 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आइए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना के कितना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 2 1 कम 2, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, सॉरी 12 दूना 24 और ये 24 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो i बराबर, आइए अब मान को रखते हैं। यहाँ कितना बचा, ऊपर में आपका 15 बचा, नीचे में कितना बचा 2 बचा, इनटू में 1/12 तो यहाँ है ही और साथ में इनटू में यहाँ कितना आ गया आपका 12 × 24 + 1 कितना हो गया 25 और बटे में कितना बचा 1, बटे में कितना बचा 1। अब देखिए इस 12 से तो आपका ये वाला 12 खत्म हो जाएगा। अब देखिए 15 में गुणा कर देते हैं किसका 25 का, तो 15 पचे i बराबर यहाँ से हो जाएगा 15 पचे आपका हो जाएगा 75 और हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, 15 दूना 30 और 7 37 और बटे कितना 2, यानी कि 375/2। अब इसको 2 से जब काटेंगे हम तो 2 1 कम 2 17 हो गया, 2 8 16 और ये कितना हो गया आपका 15 हो गया, 2 7 14.5, 187.5, यानी कि जो बैंक है वह ब्याज कितना देगा 187.5। तो देखिए अब हमें ज्ञात क्या करना है कि बैंक द्वारा उसे कितनी राशि भुगतान की जाएगी। तो चूंकि बैंक इतना तो उसे क्या दे रहा है, केवल ब्याज दे रहा है। अब उसने 24 महीने तक लगातार 150 रुपए के दर से जमा भी तो किया है, तो उसको भी वापस करेगा ना। ब्याज तो कितना हो गया 187.5। अब इतना इसने जमा भी किया है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। बैंक द्वारा देय राशि यानी कि दी जाने वाली राशि, बैंक द्वारा दी जाने वाली राशि, तो सर्वप्रथम उसने कितना जमा किया 150 रुपए जमा कर रहा है पर महीने, और कितने दिन तक कर रहा है 24 महीने तक। तो ये आपका हो जाएगा 24 और इन प्लस इतना तो इसने जमा किया और प्लस ब्याज कितना मिल रहा है उसको 187 रुपए, 187.5 इसको क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है 5, या इसको 50 कर सकते हैं, बाद में हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 24 का गुणा इसमें करा देते हैं। आइए 15 का गुणा करा देते हैं, 1 0 है तो 0 लगा लेते हैं। 15 चौका कितना हो जाएगा 15 चौक 60 हासिल 6 और 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 और प्लस कितना है 187.50 और यह किस में है रुपए में है। तो यहाँ से आपका इसमें जोड़ देंगे हम, ये आपका हो जाएगा 0.50 और 7 में 0 जुड़ेगा 7, 8 में ये जुड़ेगा तो 8, 6 में 1 जुड़ेगा तो 7, 3787.50 रुपए, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 आपका है, कह रहा है कि रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह, यानी कि पी का जो मान दिया हुआ है कितना है 200 रुपए, कितना दिया है 200 रुपए प्रति माह। वह क्या करती है 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, यानी n का मान कितना हो जाएगा 5 वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने 12 महीने, तो 12 पंचे कितना 60, n बराबर कितना हो जाएगा 60 मंथ। 60 मंथ के लिए वह क्या करती है आवर्ती जमा खाता खोला है, 60 वर्ष जमा करने के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि हो जाएगी, यानी ब्याज की दर r बराबर कितना दिया है 6%, r बराबर कितना दिया है 6% वार्षिक, 6% यह कितना है वार्षिक यानी कि ईयरली, 6% ईयरली वह क्या करता है ब्याज देता है। तो 5 वर्ष में आपका पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी साधारण सी बात है, आवर्ती जमा खाता की बात कर रहा है। सूत्र हम कौन सा लगाएंगे, I = P × R/100, P × R/100 और इंटू में 1/12 और इसके साथ में N
इंटू n+1/2। इस सूत्र को हम काम में लेंगे, इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आवर्ती जमा खाता द्वारा ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ब्याज ज्ञात करेंगे। आइए, तो देखिए सबसे पहले हम इन सब का मान रख देते हैं। P का मान कितना दिया है 200, तो P के जगह पे हमने क्या रख लिया 200 रख लिया। इनटू में R का मान कितना है 6 है, तो R के जगह पे 6 रख लिया और बटे में कितना कर दिया 100 और इनटू 1 बटे यह कितना है 12 है, तो 1/12 हो गया। और साथ में n का मान कितना है 12 पंचे 60, तो n का मान है 60 और इनटू में 60 + 1 और बटे में कितना 2। आइए हल कर लेते हैं कि 2 जीरो से ये दोनों जीरो इसके बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब देखिए 12 से यह कट जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। इसको ना काट करके हम किसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। 2 × 1 = 2, 2 से आपका ये 2 खत्म हो जाएगा। अब आई बचा क्या यहाँ पे, आई के पास ये आपका बच गया 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और यहाँ तो नीचे तो पूरा कुछ बचा नहीं है, तो केवल कितना बचा 6 इंटू यहाँ पे बचा 5 और 5 इंटू कितना बचा 60 + 1 यानी कि 61। कितना बचा 61। अब 5 6 पंचे कितना होता है 30। अब 30 इंटू 61 करेंगे यानी कि कितना हमें करना है 30 इंटू 61। आइए करते हैं, आई का मान निकालते हैं। कितना हो जाएगा 30 में हमें 61 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा करेंगे, 1 तिहाई 3 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 और 1 जीरो ये 30 वाला, तो ये आपका हो जाएगा 0 यानी कि ब्याज उसे बैंक कितना देगा 1830 रुपए उसे ब्याज मिलेगा। अब बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि, बैंक द्वारा देय राशि, बैंक द्वारा देय राशि या दी गई राशि कितनी होगी। देखिए सबसे पहला चीज कि उसने 200 रुपए प्रति महीने, 200 रुपए कितने दिन तक जमा की 60 मंथ तक। कितने जमा की 60 मंथ तक जमा की। देखिए 200 रुपए इसने 60 महीने तक जमा की, यानी खुद का पैसा उसने 60 महीने तक बैंक में जमा किया और उसके बदले में बैंक उसको क्या दिया 1830 रुपए दिया। कितना दिया 1830 रुपए दिया। आइए कैलकुलेशन कर देते हैं। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका और प्लस में कितना 1830 रुपए। अब दोनों जुड़ जाएंगे जब, तो ये आपका 0, ये आपका 3 और ये आपका 8 और 1 2 1 3 और एक आपका 13,830 रुपए उससे क्या होगा बैंक द्वारा प्राप्त होगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये सिंपल सा फंडा है। आपको जब भी आवर्ती जमा खाता की बात करेगा सर्वप्रथम हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। बारी बारी से जिस का मान दिया होगा उसको चुन करके वहां पे रख देंगे, फिर जिससे जो कटेगा उसको चुन करके हम क्या कर देंगे कटवा देंगे, फिर जो बचेगा उसको जोड़ घटा लेंगे। अब चूंकि देखिए ये जो सूत्र है ना केवल ब्याज की गणना करता है। किसकी गणना करता है? केवल ब्याज की गणना करता है। अब जो चीज हमने जमा किया है वो तो पैसा हमारा ऑलरेडी है ना, उस पैसे के बदले इसने कितना क्या किया ब्याज दिया। इस सूत्र ने, भाई बैंक दे चाहे ये सूत्र दे बात वही है, तो इस सूत्र ने इस पैसे के बदले क्या दिया ब्याज दिया। तो अंतिम में हमें क्या मिलेगा हमारा पैसा प्लस बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। तो बैंक कितना देगा हमारा पैसा प्लस बैंक द्वारा दिया गया ब्याज यानी कि 13,830। तो प्यारे बच्चों इस तरह से दिए गए प्रश्नों को हम आसानी पूर्वक सरलता के साथ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।